अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम सॉल्व करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि फ्रॉम द टू अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स, कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में हमेशा याद रखें कि एक एंगल जो होता है ना वो राइट एंगल कहलाता है, ये वाला, और ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो एंगल होता है ना ये 90 डिग्री का होता है, इसी वजह से इसे राइट एंगल कहा जाता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है क्योंकि इसमें एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। द वन एक्यूट एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, कि इसमें ना जो राइट ट्रायंगल होती है इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से छोटा एंगल हो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल में दो जो एंगल होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं और एक एंगल 90 का होता है। जो दो एंगल 90 से छोटे होते हैं उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 90 बनता है। यानी कि इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो 90 बनना चाहिए। ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे और ये 90 बनाकर टोटल जो एंगल ट्राइंगल के इन साइड तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तो ये 30 है तो ये 60 हो सकता है, ये 45 है तो ये 45 हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में 45 वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि जो एक एंगल है वो 10 छोटा है दूसरे की निस्बत। अगर फर्ज कर ये एंगल 10 छोटा है इससे, तो इन दोनों एंगल को यानी x को अगर मैं y के इक्वल कहता हूं तो ये इक्वल नहीं होगी। मुझे ये वो बात कर रहा है, यानी ऐसे इस तरह की बात कर रहा है कि अगर आप जो एक एंगल है वो क्योंकि 10 डिग्री लेस है, तो लाजिम बात है अगर 10 डिग्री लेस है तो जो छोटा एंगल है उसमें आप 10 ऐड करोगे तभी तो आप दूसरे एंगल के इक्वल कह सकते हो ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फर्ज किया कि ये हमारे पास 50 है तो ये एंगल हमारे पास x क्या है 40 है, तो 40 इज नॉट इक्वल टू 50 होता है ना। तो इसलिए 40 में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा तभी आप इक्वलिटी का साइन पुट कर सकते हैं। अब इसमें तो 10 नहीं ऐड कर सकते, 10 करेंगे तो ये 40 से आगे 60 में हो जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि ये एक्यूट एंगल्स फाइंड करें दोनों, और मेथड कौन सा यूज करना है? क्रैमर्स का रूल यूज करना है। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है? x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो हमें टोटल x और y जो दो एंगल हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो क्रैमर में हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक जो है a का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, x में भी यूज होता है और y की वैल्यू फाइंड करने में भी यूज होता है, और एक ax और एक ay। तो 1 2 और एक ये जो दोनों में कॉमन है 3, तीन चीजें हमें चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉलर एंगल है ना वो x है, तो लार्जर एंगल क्या है? y है। तो अब हमारे पास ना वी नो दैट कि हाँ, अगर हम इन दो एंगल को जमा करें तो वो 90 के इक्वल आते हैं। यानी x प्लस वाई को ऐड करने से क्या होता है? 90 डिग्री आता है। सही है, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास। सही है, इक्वेशन 1 के टोटल 180 है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों 90 बनाते हैं मिलाकर। तो 90 ये और 90 180 लास्ट में मैं प्रूव भी आपको करके बताऊंगा। तो अब हमारे पास वो आगे जो कंडीशन लगा रहा है अकॉर्डिंग टू, अब आपने लिख देना है अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन है। अब गिवन कंडीशन में वो ये कह रहा है कि जो एक एंगल है दैट इज वाई वो इक्वल है किसके? दूसरे एंगल के 10 लेस है। अगर ये वाला एंगल 10 लेस है तो लाज़िम बात है हमें इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा तब जाकर ये इसके इक्वल आएगा। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी x इस यानी कि इस x को अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? 2। अब हम ने क्या करना है? मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। तो ये देखें a हमारे पास आ जाएगा जी माइनस नहीं 1 1 माइनस 1, यानी इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, फिर इधर x के साथ वो, फिर y का 1 और 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरा पहले बेशक हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ये x और y होता है, और ये किसकी इक्वल आ जाता है हमारे पास? 9 और 90 और किसके? 10 के। तो इसमें हमारे पास जो a है वो a हमारे पास है जी 1 1 माइनस 1 और 1 है, और जो x है वो हमारे पास इक्वल है जी x और y के, और जो b है वो इक्वल है 90 और 10 के। तो अब हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट, ये a है ना, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने ऐसे a के साथ भी ऐसे मॉड्यूलिंग स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है 1 माइनस 1 1 और 1। अब इधर इन्हें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते होते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई किया यानी 1 को
1 के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस का, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ये देखें इन दोनों में। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स के लिए आपको करना क्या है, ये आपने थोड़ा गौर से समझना है। जो आपके पास बी की वैल्यू है ना, वो इस कॉलम 1 में पुट करनी है, यानी कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 है। ये 90 और 10 जो है बी की वैल्यू कॉलम 1 में पुट कर दो, 90 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और कॉलम बी की जो वैल्यू है 1 और 1 वो सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक्स वाला जो कॉलम है ना, हमने एक्स वाले जो एक्स वाली वैल्यू है हमने एक्स फाइंड करना, ए एक्स फाइंड करना, तो लाज़मी बात है एक्स वाला कॉलम की जो यानी एक्स वाली वैल्यू होंगी वो चेंज होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 90 मल्टीप्लाई होगा किससे जी, 1 से, दरमियान में माइनस, और 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 90 1 ज़र 90 माइनस 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ए एक्स जो है वो हमारे पास 80 आ गया। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है जी, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई में आपने क्या करना है कि जो पहला कॉलम है 1 -1 उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, अब कॉलम 2 में यानी वाई वाले कॉलम में वैल्यू पुट करनी है, जो कि 1 और 1 है, उसकी जगह 90 और 10। तो सिंपल सी बात है, एक दफ़ा C1 में बी की वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा C2 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से, दरमियान में माइनस, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जी, 90 से। ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ए वाई। तो यहाँ हमारे पास जो ए वाई है वो कितना आ जाएगा जी, 1 + 90, 1 माइनस माइनस प्लस 90, ये देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 90। तो हमारे पास ए वाई जो है, अच्छा सॉरी, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 था, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 था, 1 और 10 ने मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 10 + 90, तो ये कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, अब आपने फार्मूला लिख देना है, x = ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, और इधर लिखना है जी y = ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट। तो x = ए एक्स की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी, 80 फाइंड की थी, और नीचे हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है। तो इधर y = इसकी वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 है, तो 40 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है। तो अब कंडीशन उसने क्या लगाई थी, 1 एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर वन, यानी कि जो एक एंगल है वो दूसरे की निस्बत 10 कम है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 छोटा है, ये 10 बड़ा है। फिर आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये देखिए ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 40 आ गई है डिग्री, और ये कितनी आ गई है, 50 डिग्री। अब देखिए 40 और 50 ये दोनों 90 बनाते हैं, और ये 90, ये आपको बताया था। ये वाली कंडीशन में यानी पुट करें ना, x + y की जगह, यानी 40 + 50 क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो उसकी जो स्टेटमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी है, मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, जो क्या है कि एक ऐसे टेस्ट में अपीयर होता है जिसमें 20 क्वेश्चन दे दिए गए। वो जो 20 क्वेश्चन है उसमें लिटरेचर के भी जो है क्वेश्चन मिक्स हैं, लिटरेचर भी है और उसमें साइंस के भी हैं। तो उन 20 क्वेश्चन में लिटरेचर के और साइंस के दोनों के मिलाकर वो टेस्ट बनाया गया, जो टोटल 20 क्वेश्चन है। अब्दुल्ला जो है उसमें उन 20 में से 15 के आंसर ठीक देता है, और उसको मिलते हैं 125 रुपीज़ उस क्विज में पार्टिसिपेट करने पर, और उसके रिजल्ट की बेस पर उसको मिलते हैं 125 रुपीज़। आगे वो कहता है कि अगर लिटरेचर का वो एक ऑप्शन क्विज में एक आंसर ठीक देता है तो उसको ₹5 मिलते हैं, यानी एक लिटरेचर के एक ऑप्शन को ठीक करने पे 5 रुपीज़ मिलते हैं, जबकि साइंस का एक करेक्ट आंसर देने में कितने मिलते हैं जी, 10 रुपीज़ मिलते हैं। कितने मिलते हैं जी, यस 10 मिलते हैं। अब कह रहा है कि बताएं कि जो टेस्ट था उसमें से उसने कितने जो है लिटरेचर के ठीक आंसर दिए और कितने उसने साइंस के ठीक आंसर दिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने जो 15 आंसर करेक्ट दिए हैं उन 15 में से कितने आंसर साइंस के ठीक हैं और कितने आंसर लिटरेचर के ठीक है, ये हमने बताना है। तो ये सारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया कि आपने किस मेथड से करना है, तो इसलिए मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा। आप दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो चले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डेटा जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन लिटरेचर को हमने लेट किया है कि ये क्या है, ये हम सारा पहले लेट कर रहे हैं कि वो क्या है, एक्स है।
जो नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन साइंस है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने y से कह दी है। अब हमने बताया कि क्रेडिट फॉर वन करेक्ट रिप्लाई इन लिटरेचर 5 रुपीज़ उससे मिलते हैं, यानी कि अगर वो लिटरेचर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे LIT, लिटरेचर को के उसको 5 रुपये मिलते हैं, तो जितने वो ठीक करेगा वो ऑल करेक्ट रिप्लाई क्या हो जाएगा, क्योंकि 5x हो जाएगा। इसी तरह क्रेडिट फॉर वन करेक्ट रिप्लाई इन साइंस जो है उसको 10 रुपये मिलते हैं, तो ऑल करेक्ट रिप्लाई यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिटरेचर को x से और साइंस को y से किया था। अब हमारे पास दो कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो ये है कि इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, जबकि हमारे पास यानी कि x प्लस वाई, यानी उसने x प्लस वाई 15 कैसे, उसने कहीं सम का जिक्र नहीं किया। हमें कैसे पता चला 15, क्योंकि उसने कुछ साइंस के ठीक किए हैं, कुछ लिटरेचर के ठीक किए हैं। तो जो साइंस और लिटरेचर के दोनों के आंसर यानी लिटरेचर और साइंस के दोनों के आंसर ठीक किए, उन दोनों को ऐड करो तो 15 ठीक उसके आंसर आए हैं, इसलिए ये 15 है। दूसरा ये है कि उसने जो टोटल उसको पैसे मिले हैं, जो लिटरेचर के उसने जो क्वेश्चन ठीक किए हैं और जो साइंस के उसने ठीक किए हैं, उन दोनों के पैसे टोटल मिलाइए तो हमारे पास 125 बनते हैं। तो इसलिए ये दो इक्वेशन, इसलिए ये सेकंड कंडीशन को हमने ऐसे बनाया, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि 5 कॉमन है, इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, 5 कॉमन ले लिया, यानी 5 बाहर चला गया, x बच गया 5 का टेबल 2 टाइम जाता है, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 125। अब 5 इसके नीचे भी ये जो 5 कॉमन लिया था इसके नीचे भी 5 डिवाइड कर दो और इस तरफ भी 5 डिवाइड कर दो, तो ये देखो यहाँ से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 2। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, तो हम पहले फर्स्ट मेथड लगाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को आप पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करिए ना, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें। तो बड़ी इक्वेशन को पहले लिख दिया जाता है, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 15। तो ये प्लस है, इसको माइनस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, प्लस x माइनस x से कट जाएगा, 2y में से 1y गया तो सिर्फ y बचेगा, 25 में से 15 गया तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ना पुट, ये आ गया। अब क्या करो जी, पुट इन 1 में पुट कर दो। तो जो इक्वेशन 1 है हमारे पास वो क्या है जी, x प्लस, यहाँ में लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है जी 15 है। तो x की जगह आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि x फाइंड करना है, y की वैल्यू आपने 10 निकाली है और 15 आ गया। तो x इज इक्वल टू 15 में से 10 माइनस करो तो x की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन साइंस इन लिटरेचर, जो लिटरेचर है वो क्या है जी 5 उसने के लिटरेचर के ठीक है, क्योंकि लिटरेचर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हो x, तो x की वैल्यू 5 है, तो लिटरेचर है। तो नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन साइंस, तो साइंस के कितने उसने ठीक किए 10, ये देखें 10 ठीक किए। तो देखें 10 10 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25, तो कितना आ जाएगा इस इक्वेशन में। अगर आप पुट करो, इक्वेशन में टेस्ट करना चाहे ना, टेस्ट कर लो, मैं सिर्फ इसको ना टेस्ट करना चाहता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 25 है, 125 है। तो ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 125, 5 5 ज़ा 25 प्लस 10 10 ज़ा 100 इज इक्वल टू 125। तो यूँ हमारे पास 125 इज इक्वल टू 125, ये दोनों हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है, यानी टेस्ट कर लिया, इक्वेशन हमारे पास ठीक होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इसको लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अब हम चलते हैं यानी कि सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो क्रैमर रूल लगा लें, चाहे तो आप इन्वर्जन मेथड लगा लें। तो हम यहाँ पर सेकंड जो मेथड है, हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास है जी क्रैमर्स रूल, यहाँ लिख लेते हैं क्रैमर्स रूल हम लगा रहे हैं। क्रैमर्स रूल में हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी एक्स वाई, तो एक्स के साथ देखो क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और 1, y का 1, इधर 1 और 2 आ जाएगा, यानी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। और ये इसके साथ आपने लिख देना जी x और y लिख देना। और दूसरी तरफ जो आपके पास इक्वेशन है वो कितनी है जी 15 और 25 है, ठीक है जी 15 है और क्या है 25। तो क्रैमर के रूल्स के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी a हमारे पास किसकी इक्वल है जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ सॉरी ये 1 है, सही है।
तो ये आपका बी है, सही है। ये आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम बी कहते हैं, सही। तो इसका क्या लगा लें जी, इसके साथ जो मॉड्यूल से ये स्ट्रेट लाइन लगा लें। छोटा इसलिए लिखा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हाँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, दरमियान में साइन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं। तो 2 1 2, 1 1 1। तो जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जो बी की वैल्यू है इस कॉलम में पुट कर दी जाती है। तो ये 1 1 की जगह आपने क्या पुट करना है, 15 और 25 पुट करना है, और ये बी वाला आपने एज इट इज लिख देना है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है, यानी 15 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, यानी क्रॉस यूं, दरमियान में -25 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ जी, 1 के साथ। तो 15 2 ज़र हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 30, और ये 25 1 ज़र 25। तो हमारे पास जो ए एक्स है, ए एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 5, सही है जी। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5, सही। ये देखिए जी 5 आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई के लिए आपको बताया था कि जो बी की वैल्यू होती है, ये बी की, ये कॉलम 2 में पुट करते हैं। तो कॉलम 1 जो है 1 1 ऐसे आ जाएगा, 1 2 की जगह क्या आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, ठीक होगी। तो ए वाई जो है 1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है किससे, 25 से, दरमियान में -1, और कितना आ जाएगा जी, 15। 25 1 ज़र 25, 15 1 ज़र 15। तो यूं हमारे पास जो ए वाई है उसकी वैल्यू आ गई है 10। देखिए ए वाई की, अब हमने क्रैमर्स रूल लगाना है। वो क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो वाई है वो है जी ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये देख सकते हैं ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू कितनी आई है, 10, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पुट कर दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। ये देखिए दोनों मेथड से हमारे पास जो आंसर आता है, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10 वही आ रही है। फिर आपने लास्ट में इसी तरह लिख देना है, नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन लिटरेचर इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई इन साइंस इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन स्टूडेंट 2 है वो हो गया। ये दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसके मैं आपको एक आसान अल्फाज में बता देता हूँ। कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम असद है और एक का नाम क्या है, ईमान है। असद जो है वो 3 नोटबुक खरीदता है और 2 बुक्स खरीदता है, यानी 3 जो है नोटबुक्स खरीद रहा है और 2 बुक्स खरीद रहा है, और इन दोनों चीज़ों की जो पेमेंट कर रहा है वो 600 कर रहा है। इसी तरह ईमान जो है वो जो 4 नोटबुक्स खरीदती है और 1 बुक खरीदती है, और वो पेमेंट करती है 550 की। 2 बच्चे अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, अलग अलग पेमेंट करते हैं। अब वो कह रहा है कि बताएं कि जो नोटबुक थी उसकी क्या प्राइस थी और जो बुक थी उसकी क्या प्राइस थी। तो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हो, आपने पढ़ लेना, और कह रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है क्रैमर के रूल से। तो अभी हमने क्या किया कि लेट कर लिया कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अ नोटबुक का मतलब होता है एक जो नोटबुक है उसकी कीमत अगर 3x है तो कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ अ बुक जो है, अगर एक बुक y है तो कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस जो है, उन कंडीशंस के मुताबिक हमने जो है इक्वेशंस बनाई। अब असद ने क्या किया था, असद ने 3 बुक्स और 3 नोटबुक और 2 बुक खरीदी थी। उन दोनों के जो प्राइस थी वो 600 थी। जो ईमान थी उसने 4 बुक खरीदी थी और 4 नोटबुक खरीदी थी और 1 बुक खरीदी थी, उनकी कीमत कितनी थी, 550 थी। तो इस तरह हमारे पास इस हिसाब से इक्वेशन बनी है। ये असद के जो हिसाब से जो कंडीशन दी हुई थी उससे इक्वेशन बनाई है, और ये ईमान के हिसाब से जो है इक्वेशन है बना दी। अब क्योंकि वो क्रैमर्स के रूल की बात करते हैं तो क्रैमर का रूल आपको बताया था कि ये होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ए की वैल्यू ये है, बी ये है, और एक्स ये है और बी ये, यानी कि जो एक कौन सा होता है, जो एक्स के साथ वैल्यू होती हैं वो यहाँ लिखी जाती हैं। वाई की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख दें। और क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है ये एक्स और वाई की हैं तो हमने एक्स और वाई का एक
हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। और आगे जो है बी हमारे पास जो इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट होते हैं उसको बी कहा जाता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ लगा देनी है और फिर क्रॉस क्या करना है जी, दोनों साइड पे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है और दरमियान में -4 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है जी, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 3 1 ज़र 3 हो जाएगा और 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी, -5 आ गया। अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे। तो ए एक्स के लिए हमने क्या करना है, जो C1 है उसमें हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 600 और 550 और एक C1 में पुट करनी है। और जो C2 है, कॉलम 2 है, वो आपने ऐसे ही रहने देने। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 600 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 1 से और 550 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से। 600 हो जाएगा और ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100। तो हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा जी, 500। लेकिन साथ आपने साइन क्या लगा देना है, माइनस का, बिकॉज 1100 इज ग्रेटर देन 600। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए वाई के लिए आपने जो वैल्यू कॉलम 1 में पुट की थी अब वो कॉलम 2 में पुट करना, यानी कि 600 और 550 आपने कॉलम 2 में पुट करनी है। और कॉलम 1 जो है 3 और 4 है वो आपका सेम रहेगा, 3 और 4 है। तो अब देखिए हमने क्या करना है जी, 3 को मल्टीप्लाई करना है 550 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 600 से। सही है, देखो 3 0 ज़र 0, 3 5 ज़र 15, ए 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 ज़र 15 और 1 16, 60 आ जाएगा, -4 6 ज़र 20, 400 आ जाएगा। सही, तो अब हमारे पास ये बचेगा जी 4 और 3 750 आई थिंक बचता है। हम और साथ साइन माइनस का आएगा। इनको अगर हम माइनस करें तो ये कितना बचता है जी, 750 बचता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने इधर लिखना है जी, बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहे हैं तो क्रैमर्स रूल ये होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये देख सकते हैं, ए एक्स की वैल्यू -500 आई है, -500 पुट कर दो और ए एक्स की वैल्यू -5 आई है, तो ये आपने -5 पुट कर देना है। और y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमारे पास -750 आई है और ए की वैल्यू -5 माइनस है, तो ये जो 5 है 500 ज़र, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100। सही है, अब y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस को माइनस से 5 1 ज़र 5, तो 5 ज़र 25 तो 0, एक सेकेंड, 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25 0, ऐसे भी लिख सकते हो यार 5, यानी कि अगर आप 5 को डिवाइड करो ना 7, ऐसे नहीं आता तो 750, 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, 7 में 5 गया 2, ऊपर से 5 आ गया, तो 5 5 ज़र 25, एक ज़ीरो बचा है, उस ज़ीरो को यहाँ पर भी उतार लें और ऊपर भी लगा दें, तो y की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो लास्ट में आपने लिख देना है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी एक नोटबुक की जो प्राइस है वो हमारे पास आ रही है जी ₹100 एंड जो कॉस्ट ऑफ अ बुक जो है उसकी जो प्राइस है वो आ रही है ₹150। सही, तो यूँ हमारे पास अब इसमें जो वैल्यू अगर यहाँ पुट करें ना, x की वैल्यू, x की जगह आप पुट करो 100, ये देखो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और 2 और इधर साथ 150 पुट करो, ये भी 300 600, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो उसमें वो ये कह रहा है कि 2 बहनें हैं, एक का नाम सुंदस है और दूसरी का नाम क्या है, जैनब है। कह रहा है सुंदस और जैनब दोनों की जो एज है, अगर उन दोनों की एज को इकट्ठा किया जाए तो 22 ईयर्स बनते हैं। आगे जो कंडीशंस लगा रहा है, 2 कंडीशन, यानी ये पहली कंडीशन होगी कि 2 जो है सिस्टर हैं, अगर एक की दोनों सिस्टर की एज को इकट्ठा करो तो 22 ईयर्स बनते हैं। दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर्स ओल्डर देन
ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ जैनब। ये कंडीशन थोड़ी सी मिक्स है, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, है तो बहुत आसान, इसको समझने वाली बात है। अब वो कह रहा है कि अगर जैनब की जो एज है उसको हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो जो हमारे पास सुंदस है फिर भी 1 साल बड़ी है। मतलब सुंदस जो है वो जैनब से इतनी बड़ी है कि जैनब की अगर हम एज को डबल करें ना, फिर भी हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो सुंदस की एज के बराबर आ जाएगी। आप इसको ऐसे समझें, फर्ज करें जो सुंदस है ना, सुंदस जो है वो 15 साल की है, तो जैनब जो है ZENAB, जैनब क्या है 7 साल की है। तो कंडीशन ये कह रहा है कि 15 तक तब आएगा कि जो जैनब है उसकी एज को डबल कर दो, यानी 7 + 7, यानी देखो डबल कर दिया, 7 और +7 कितना होता है 14, अभी भी कम है। उस कह रहा है कि फिर 1 ऐड करो, तो ये देखिए 15 = 14 + 1 = 15। वो ये कह रहा है, उस यानी को स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो जैनब है अगर उसकी एज को डबल करो, डबल करने के बावजूद भी ये 1 साल बड़ी है, इसलिए हमें जैनब की एज को डबल करना पड़ेगा और फिर 1 साल और भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो सुंदस की एज के इक्वल आएगी। मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। सुंदस इज 1 year older, सुंदस इज 1 year older, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब की एज को ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, तब भी जैनब जैनब जो है वो सुंदस से 1 साल छोटी है, यानी सुंदस 1 साल बड़ी है, तो इसलिए हमें 1 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर 15 होगा। तो ये इस तरह के। और अब आगे क्या कह रहे हैं जी, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ सिस्टर बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब वो कह रहे हैं कि दोनों की एज फाइंड करो और इन्वर्जन मेथड से फाइंड करो। तो इन्वर्जन मेथड के लिए ये हमारे पास फार्मूला लगता है। तो इसके लिए देखो हमने लेट कर लिया, एज ऑफ सुंदस को x कह दिया, एज ऑफ जैनब जो है वो y कह दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वो ये कह रहा था उन दोनों सिस्टर की एज को इकट्ठा करने से टोटल 22 ईयर्स बनते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या, सुंदस इज 1 year older देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द जैनब, कि जैनब की एज को डबल कर दो, यानी x = जैनब की जो एज है जिसको हमने y किया हुआ है इसको डबल कर दो, और फिर भी क्या है कि सुंदस 1 साल बड़ी है, तो क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी पुट कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, तब उसकी एज इक्वल होगी। तो y + y 2y = 1, तो इस 2y को इधर ले आए, दूसरी तरफ देखो 1 बच गया, तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, यहाँ 1 है, 1 लिख दिया, और इक्वेशन 2 का भी यहाँ 1 है, तो दोनों जगह x की वैल्यू 1 है तो 1 1 आ गया। अब इधर y की वैल्यू लिखते होते हैं, इधर y की वैल्यू देखो 1 है, जबकि इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू -2 है, वो पुट कर दिया। फिर क्योंकि ये दोनों वैल्यू, ये x और y की वैल्यू, जहाँ x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा = दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर होते हैं वो लिखे जाते हैं 22 और दूसरी तरफ 1, तो ये हमारे पास ये इसको a कहा जाता है, इसको x कहा जाता है और दूसरी तरफ b। तो ax = देखो b है, तो देखो x को आपने इधर ही रहने देना है, इधर ही रहने देना है, a को उधर लेके जाएंगे तो a का इनवर्स × b, तो a के इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कराना है, b आपके पास है लेकिन a का इनवर्स नहीं है, तो a के इनवर्स के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड होते हैं, एक a का डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, आपने जो मैट्रिक्स है उसके साथ स्ट्रेट लाइन पुट कर देनी है, 1 1 1 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे जी, -2 से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। हमेशा ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये पहले लिखी जाती है और ये वाली मल्टीप्लिकेशन बाद में। 2 1 ज़र -2, 1 1 ज़र -1, तो जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया जी -3। सही हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट a फाइंड करना है। एडजॉइंट a = एडजॉइंट में क्या किया जाता है कि इन दोनों की जगह चेंज की जाती है, ठीक है। ये -2 इधर आ जाएगा 1 की जगह और 1 -2 की जगह आ जाएगा, ये देखिए -2 आ गया और 1, यानी इन दोनों की जगह चेंज की जाती है और इन दोनों के साइन चेंज की जाते हैं, यानी इधर भी और इधर भी साइन, क्योंकि प्लस का है तो इधर -1 आ जाएगा और इधर भी -1 आ जाएगा। ये देखिए एडजॉइंट भी आ गए। अब वैल्यू फार्मूले में हम पुट कर देंगे, a का इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट है तो 1 ओवर माइनस, यानी क्या है, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की जगह आपने -3 पुट कर दिया, और आगे एडजॉइंट है, एडजॉइंट की वैल्यू ये है -2 -1 -1 और 1, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पूरा फार्मूला लिखेंगे, देखिए x = a का इनवर्स b, तो x = a का इनवर्स की जगह वैल्यू पुट करिए, माइनस का साइन नीचे है तो आप ऊपर बेशक लगा सकते हो, -1/3 × -2
-2 -1 -1 और 1 और साथ b की वैल्यू। b आपके पास कितना है जी? b आपके पास ये है 22 और 1 है, 22 और 1 है। एक तो ये है कि इस 3 को इन सारों के नीचे मल्टीप्लाई करके फिर क्या करो, इसके इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 को इस 1 इन सारों को नीचे डिवाइड करा दो ना, या यूँ समझिए कि -1/3 इन चारों से मल्टीप्लाई कराओ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। तो ऐसे है कि हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इसके साथ क्या कर लेते हैं, बात तो एक ही है ना, तो हम इसलिए -1/3 को अपने ऐसे ही रहने देने। अब ये होते हैं रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होती है, सही है। रो का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दरमियान में आपने साइन लगाना है प्लस का, और रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे, यानी रो का दूसरा नंबर -1 है, कॉलम का दूसरा नंबर 1 है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गया। अब रो 2 आ गई है, ठीक है, रो 2 का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर यानी 22 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ तो -44 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, और यहाँ -22 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। यहाँ जो है ना -1/3, यहाँ ऊपर -45 आ जाएगा और -21 आ जाएगा। अब -1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दें। देखें, -1/3 को मल्टीप्लाई कराएं -45 के साथ, इसको थोड़ा बड़ा लिखें, और -1/3 को मल्टीप्लाई कराएं -21 से, सही है। अब क्या होगा कि x इज इक्वल टू, देखिए ये 3 का टेबल 3 15 है, ये 3 कट के कितना आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा। तो ये देखें, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +15, और ये वाला माइनस इस माइनस से कटेगा, और 3 का टेबल 7 टाइप, तो 3 7 से 15। अब ये जो x है, x की जगह आपने x का मैट्रिक्स पुट करना है, x और y। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x और यहाँ y लिख दूंगा, और इस तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी, और जो y की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो अब हमने लास्ट में इसके लिख देंगे एज ऑफ, जो हमने फाइंड कर लिया ना, एज ऑफ सुंदस जो है इज इक्वल टू 15 years, और एज ऑफ इज इक्वल टू 7 years। ये हमारे पास फाइनल इसके आंसर आ गए। अब अगर कंडीशन को टेस्ट करें, अब देखो हम सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं। कंडीशन टेस्ट जो है ना, वो ये उसने कोई एक कंडीशन कर लो, x + y इज इक्वल टू 22 कहा हुआ था ना, तो x सुंदस की वैल्यू है और y जैनब है, इज इक्वल टू 22, तो 22 इज इक्वल टू 22 तो ट्रू हो गया। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर था जी 4 वो भी अपना इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि 2 ट्रक हैं, एक की जो कैपेसिटी है वेट को उठाने की वो है जी 10 टन यानी 10 टन, और दूसरा जो है वो 12 टन यानी उसकी कैपेसिटी। मतलब दोनों जो ट्रक हैं उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, एक ज़्यादा वजन उठा सकता है, एक कम वजन उठा सकता है, एक 10 टन उठाता है, एक 12 टन उठाता है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक कम्युनिटी पार्क है, उसका में हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो उसके लिए उन्होंने रेत जो है लेकर पहुंचाई है उस साइट पर, उस जगह पर जहां पर वो कंस्ट्रक्शन होनी है, जहां पर वो काम होना है। तो अब जो उन दोनों ट्रक ने जो ट्रिप लगाए हैं, मतलब जितने चक्कर लगाए हैं वो लगाए हैं 20, दोनों ट्रक ने 20 चक्कर लगाए हैं, और 20 चक्करों में उन्होंने 226 टन ऑफ जो सैंड है उसको पहुंचा दिया। मतलब किसी जगह से उन्होंने रेत उठाई 226 टन और वो पहुंचा दी पार्क वाली जगह पर। अब उन दोनों ने जो ट्रिप लगाया वो 20 लगाया। अब ये उसने नहीं बताया कि जो 10 टन उठाता है उसने कितने चक्कर लगाए, और जो 12 टन उठाता है उसने कितने चक्कर लगाए, कितने ट्रिप लगाए, नहीं बताया। वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि इन दोनों ट्रक ने, हर ट्रक ने कितने जो है ट्रिप लगाए। लाजिम बात है सेम तो नहीं होगा, दोनों का जो साइज़ क्योंकि डिफरेंट है, तो हो सकता है उन दोनों का जो नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे वो भी डिफरेंट हो। तो हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड। तो अब कह रहा है कि दोनों ने जो हर एक ने मतलब क्या एक जो चक्कर लगाया वो बताना। तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय ट्रक विद कैपेसिटी 10 टन्स OX है।
हमने ये कह दिया कि जो ट्रक 10 टन उठाता है उसकी जो नंबर ऑफ ट्रिप है वो क्या है, x है, और वो ट्रक जो 12 टन उठाता है उसने जितने ट्रिप लगाए हैं वो y है। नंबर ऑफ ट्रिप मतलब जो एक चक्कर लगाया वो क्या है, y है। अब उसने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो कितने हैं, 20 है। मतलब जो ट्रिप उसने 10 टन वाले ट्रक ने लगाए प्लस जो चक्कर 12 टन वाले ने लगाए, उन दोनों को इकट्ठा करो तो 20 ट्रिप बनते हैं। तो इसलिए पहली इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी कि इन दोनों के ट्रिप को यानी एक्स और वाई को ऐड करो तो 20 बनता है। अच्छा, अब देख कहते हैं कि सैंड हॉल्ड बाय अ ट्रक विद कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, यानी कि वो जो ट्रक जो 10 टन उठाता है उसने जो रेत इकट्ठी की है ना वो कितनी है, 10x है। और वो ट्रक जो 12 टन जो है रेत इकट्ठी की है वो कितनी है जी, 12y है। यानी कि ये 10x आएगा, वो सैंड आएगी यानी कि जो इसने इस ट्रक ने लगाई जिसकी कैपेसिटी 10 है, और ये जो 12y है वो ये बता रहा है कि इसने जो रेत इकट्ठी की है किस ट्रक ने, जिसकी कैपेसिटी 12 टन है। यानी 12 टन वाले ने इतनी रेत इकट्ठी की है, 10 टन वाले ने इतनी रेत इकट्ठी की है। अब जो टोटल सैंड है वो कितनी है, 226 है। तो जो रेत इस ट्रक वाले ने उठाई प्लस जो रेत इस ट्रक वाले ने उठाई वो टोटल 226 है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। अगेन इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम पहले जो है फर्स्ट मेथड की हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि उसने मेथड मेंशन नहीं किया ना। देख लेते हैं कि मेथड उसने मेंशन किया है या नहीं किया। आई थिंक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया हुआ, सही है। तो इसमें आपने क्या करना है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से इसको मल्टीप्लाई कराएं। ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 टू 20 200। इक्वेशन आ गई है 3। अब जो इक्वेशन 3 है क्या करें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, ठीक है। अब जो 2 है वो हमारे 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 226 है, और ये है जी 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 200 है, सही है। अब देखो इससे 10 से क्यों मल्टीप्लाई कराया था, ताकि इसको 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कराया था ताकि ये जो इक्वेशन 2 थी ना उसका जो फर्स्ट वेरिएबल था उसके साथ 10 था, इधर कुछ भी नहीं था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। देखो फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम हो गया, तो इसलिए फिर इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने में हमारे लिए, ये देखो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस करने से जब सेम आ जाती हैं इक्वेशन के साथ वेरिएबल और कोफिशिएंट तो वो कट जाते हैं। 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, ये 2y। 226 से 200 चला जाएगा तो पीछे 26 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगा, सही है। अब इसे क्या करो जी, पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 20 है। तो x प्लस y की जगह वैल्यू पुट कर दें जी y की, दैट इज 13 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 में से आपने 13 को माइनस करना है, तो यूँ आपके पास 7, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय ट्रक विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय अ ट्रक विद कैपेसिटी ऑफ 12 टन्स, दैट इज y इज इक्वल टू 7। यानी कि जो जिस ट्रक की कैपेसिटी 10 है वो 7 ट्रिप लगाएगा, नहीं ये 13 लगाएगा, दूसरा कितने लगाएगा, 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप देखो 20 हो गए ना, एक ने 12 लगाया और एक ने 7 लगाया। तो यूँ हमारे पास एक मेथड ये है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। दूसरा मेथड जो है हम कर लेंगे उससे क्रैमर के रूल से। अच्छा, तो दूसरा मेथड स्टूडेंट हमने यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जो कि क्रैमर्स रूल है, तो इसलिए हमने इसको पहले मैट्रिक्स की शक्ल में इन्हें लिखा है। ये देखो यहाँ 1 है 1 है, यहाँ 10 है 10 लिख दिया, यहाँ 1 है 1 लिख दिया, और यहाँ 12 है 12, और ये एक्स और वाई की वैल्यू जो एक्स वाई आ जाएगा। और ये जो किधर है 20 और 26 ये हमारे पास क्या होता है, बी होता है।
तो हमारे पास क्या होता है कि ये क्रैमर रूल होता है जिसमें ए का ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट, एक दो तीन चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो यही जो वैल्यू इसके साथ इस तरह स्ट्रेट मॉड्यूल इन स्ट्रेट लाइन लगा लें और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 ज़ा 12, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 ज़ा 10, और दरमियान में हमेशा माइनस आता है। 12 में से 10 गया तो 2 आ गया, ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स जब हम फाइंड करते होते हैं तो ये जो कॉलम 1 होता है उसमें हमने बी की वैल्यू पुट करनी होती है, जो ये वाली वैल्यू बी की होती है ना, वो अपने कॉलम 1 में पुट करनी होती है। 220 और 226 जो है कॉलम 1 में पुट कर दें, कॉलम 2 सेम रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 12 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 226 1 से, देखिए 12 2 ज़ा 24 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, 226 1 ज़ा 226, 240 में से 226 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हमने ए वाई फाइंड करना है, जो वैल्यू हमने कॉलम 1 में पुट की थी अब वही वैल्यू हम बी की हमने कॉलम 2 में पुट करनी है, और कॉलम 1 जो है 1 और 10 है उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 226 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस 10 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 226 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 226, और 20 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 200, सब्ट्रैक्शन होगी तो ए वाई की वैल्यू 26 आ गई। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, 1 2 3। हम फार्मूला लिखेंगे बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 14 है, 14 लिखा, ए का डिटर्मिनेंट 2 है, 2 7 ज़ा 14 तो 7 आ गया। अब देखो ए वाई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 26 आ गई है, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 ही है, 2 13 ज़ा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 13। तो आपने लास्ट में इसी तरह लिख देना, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय अ ट्रक विद कैपेसिटी 10 टन इज इक्वल टू 7, क्योंकि x की वैल्यू है तो 7 पुट कर दो, और इधर आप y की वैल्यू जो है 13 पुट करोगे, और यही दो सेंटेंस लास्ट में लिख देने, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आपको मैंने समझा दिए, जो मर्जी है मेथड को फॉलो कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, एक मेटलर्जिस्ट है, मतलब मेटल्स का काम करने वाला बंदा है, उसके पास 2 पीस पड़े हैं अलॉय के, 2 पीस हैं जिसमें एक पीस है जिसमें 55% एल्यूमिनियम है, बाकी कोई और मेटल है उसमें मिक्स हुई है, और एक दूसरा पीस पड़ा हुआ है जिसमें 80% एल्यूमिनियम है, बाकी कुछ और उसमें मिक्स हुआ हो। अब इन दोनों जो पीस हैं, इन दोनों को वो यूज़ करता है, यूज़ करके वो एक और पीस बनाता है जिसमें 70% एल्यूमिनियम होता है, और उसका जो वेट है वो 20 kg होता है। मतलब अब ये क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट है कि 2 पीस हैं, एक में 55% एल्यूमिनियम है, दूसरे में 80% एल्यूमिनियम है, इन दोनों को वो यूज़ करके एक तीसरा पीस बनाना चाह रहा है जिसमें 70% एल्यूमिनियम हो, और उसका वजन जो है ना वो 20 किलो होना चाहिए। ये है टोटल स्टेटमेंट क्वेश्चन की, ठीक है। और लास्ट में वो क्या कहेगा, हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज्ड, कि इन दोनों में से उसने कितनी मेटल यूज किया, यानी इसको मैंने एक्स, इस मेटल को मैंने एक्स का नाम दिया और इस मेटल को मैंने वाई का नाम दिया, तो एक्स में से उसने कितना मेटल यूज किया और वाई में से कितना मेटल यूज किया वो बताएं कितना है। इन दोनों को मिलाकर 20 kg का जो मेटल का पीस है वो बनना चाहिए, और उस 20 kg में जो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी है, कंटेंट है, जो अमाउंट है वो 70% होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। मेटल विद 55% एल्यूमिनियम को हमने लेट किया है, एक्स का नाम दे दिया है, और मेटल विद 80% एल्यूमिनियम उसको हमने वाई का नाम दे दिया। ये देख सकते हैं एक्स और वाई का हमने नाम दिया हुआ। अब वो क्या है कि इन दोनों को वो इकट्ठा करके ये चीज बनाना चाह रहा है ना, तो इन दोनों को जब वो इकट्ठा करेगा तो 20 किलो बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहली इक्वेशन ये बन गई है। सेकंड, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कंटेंट, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम या फिर अमाउंट ऑफ मेटल्स, यानी पूरी आएगी वो कितनी आएगी, जिसमें 20 किलो है अलॉय, और 70% उसमें क्या है जी, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो हमारे पास यानी 55% प्लस 80% और टोटल 70% ऑफ 20 है। अब इसका एक आसान हल है कि इन सारों, देखिए 55 है ना, अब इसके साथ परसेंटेज है तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 आता है और एक्सेस ही आ जाएगा। 80 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और वाई आपका ऐसे आ जाएगा, और 70 के नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ की लैंग्वेज में, और 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 100, अब हमारे पास होना ये है कि इन सारों को ना 100 से मल्टीप्लाई करा दें। अब मैं क्या करूँगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 55 ओवर 100x प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 80 ओवर 100 y इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 70 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये देखो 100 100 से कट गया, 55x, और 100 100 से कट गया,
80y, और 100 को 100 से काट दो, 7 2 1400 आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई है जिसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब अगर आप देखें तो इस पूरे क्वेश्चन में उसने कहीं भी किसी किस्म के मेथड का जिक्र हमें नहीं किया। अच्छा, इसमें एक और भी अभी इसको इक्वेशन नहीं बनाते, इसमें से बल्कि कॉमन आ सकता है ना, 5 इसमें कॉमन आ सकता है। इक्वेशन छोटी यहाँ होती है भाई, छोटी कर दो वो आसान हो जाता है। इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँगा। जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो 11x प्लस 5 1 ज़र 5 6 ज़र हो जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा। अब जब मैं कॉमन लूँगा तो कॉमन के बाद में दोनों तरफ 5 को मैं डिवाइड भी कर दूँगा, सही है। तो ये कट जाएगा, तो यूँ मेरे पास क्या आ जाएगा जी 11x प्लस 16y इज इक्वल टू 5 2 ज़र 10 और 5 2 ज़र 10 एंड 5 8 ज़र 40 और 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 आ गई है। इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब इक्वेशन 1 भी आ गई है, 2 भी आ गई है। अब हमने क्या करना है फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में आपने ये करना है कि फ्रॉम वन देखो x को इधर ही रहने दें, ये जो y है उस तरफ ले जाएगा, 20 माइनस y आ जाएगा। एक तो इसको इक्वेशन आपने थर्ड का नाम दे देना है, सही है। और इसमें आपने क्या करना है कि पुट इन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। 2 में हमारे पास ये 11 आगे क्या है x है ना, 11x है, x की जगह आप पुट करो जी 20 माइनस वाई, आगे क्या है प्लस 16y, ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरी तरफ 280 है, ये देखें प्लस 16y इज इक्वल टू 280। इसी तरह लिखते हैं 11 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 11 2 ज़र 22 0 ऐसे ही आ जाएगा। 11y से मल्टीप्लाई होगा 11y प्लस 16y इज इक्वल टू 280। 16 में से 11 निकाल दें तो 5y बचेगा, और इस तरफ 280 में से 220 निकाल दो, ये 5y इज इक्वल टू पीछे 60 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 60, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूं y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 12 आ जाएगी। पुट इन 3 कर दो, पुट इन 3 थर्ड में पुट कर दो। तो थर्ड हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई है तो 20 माइनस 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, सही है। तो हमारे पास यूं जो है x और जो y है इन दोनों की जो वैल्यू है ये आ गई है। अब हमने लास्ट में रिक्वायर्ड रिजल्ट लिखना है तो वो लिख देते हैं। लास्ट में लिखते हैं कि 8 kg ऑफ मेटल विद 55% एंड 12 kg ऑफ मेटल विद 80% टू मेक अलॉय मेक 20 kg अलॉय विद 70% एल्यूमिनियम। कि अगर हम 20 किलो एक अलॉय बनाना चाहते हैं ये वाला, तो जिसमें 70% एल्यूमिनियम हो, तो उस इसमें हमारे पास क्या चाहिए होगा, जो 55 है ना 55 वाला वो हमें चाहिए होगा 8 kg। यहाँ से हम 8 kg लेंगे और इस तरफ से हम क्या लेंगे जी 12 kg लेंगे, यानी 8 kg हमने 55 में से लेना है, इस मेटल का पीस 5 kg लेंगे और इस मेटल का पीस 12 kg लेंगे, तब जाकर हमारे पास टोटल 20 kg होगा, जिसमें 70% हमारा टोटल एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। तो इस तरह जो पहला मेथड है इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वीडियो को पॉज करके उतार लें। इसमें हम अभी सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यूँ हमारे पास सेकंड मेथड जो हम क्रैमर रूल लगाएंगे, तो इसके लिए यानी ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया। इक्वेशन 2 का देखें 11 है तो 11 लिख दिया। फिर देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 आ जाएगा, और इधर y के साथ क्या है 16 है तो 16, यानी यहाँ दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन की x वाली वैल्यू, दूसरी इक्वेशन की x वाली वैल्यू, पहली इक्वेशन की y वाली वैल्यू, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू। फिर क्योंकि ये x और y की वैल्यू होती है तो जो x होता है वो हमारे पास क्या होता है x और y होता है, ठीक है। और जो b होता है वो दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है ना इक्वल के, इधर 20 है और इधर देखो 280 है, तो ये हमारे पास b आ जाएगा। तो क्रैमर रूल जो हमारे पास ये होता है जिसमें a x और a का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और a y और a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसी के इस तरह स्ट्रेट लाइन दोनों साइड पे लगा लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं और 11 को 1 से दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। 16 1 ज़र 16 हो जाएगा, 11 1 ज़र 11, 16 में से 11 गया तो 5। ए का डिटर्मिनेंट आ गया, यानी इन दोनों जगह जो वैल्यू देखो पुट करनी थी वो हमारे पास आ गई। अब ए एक्स फाइंड करना है, इधर ए एक्स और इधर ए वाई। तो ए एक्स के लिए हमारे पास क्या हमने करना होता है कि जो वैल्यू बी की वैल्यू होती है वो कॉलम 1 में पुट करनी होती है। ये बी की वैल्यू है 20 और 80, ये इस कॉलम 1 में पुट करनी है। ये देखो इसमें कॉलम 1 में पुट कर दी, कॉलम 2 हमारा सेम आ जाएगा, यानी C2 हमारा सेम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 को 16 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस 280 को 1 से मल्टीप्लाई, 16 2 ज़र 32 0 ऐसे ही आ जाएगा, 28 1 ज़र 28 और 0 320 में से 280 निकाल दिए तो हमारे पास 40 बच गया। तो हमारे पास ये देखें ए एक्स भी आ गए।
फिर ए वाई के लिए आपने क्या करना है कि जो बी की वैल्यू है वो कॉलम 2 में पुट करनी है। ये देखिए कॉलम 2 में पुट कर दी और कॉलम 1 जो है वो एज इट इज लिख देना है। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 280 से मल्टीप्लाई, दरमियान में -11 को 20 से मल्टीप्लाई। 281 से मल्टीप्लाई होगा तो 280 हो जाएगा, 20 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 220 हो जाएगा। तो 280 में से 220 निकालो तो 60 बचेगा। अब बाय अप्लाइंग क्रैमर रूल लिखा। एक्स इसी तरह ए एक्स की वैल्यू हमारे पास ये देख सकते हैं 40 है, वो पुट की। ए की वैल्यू, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, वो पुट की। 5 8 40, तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई। ए वाई की वैल्यू हमारे पास 60 है, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 12 60, तो वाई की वैल्यू 20। तो लास्ट में जैसे फर्स्ट मेथड की हमने स्टेटमेंट लिखी थी वही स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मेथड दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन। हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 LB मिक्सचर दैट इज 12% प्रोटीन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का हमने पहले क्वेश्चन भी किया है। तो इन दो, अच्छा इसमें ये है कि हमारे पास ना कह रहे हैं कि 2 मील हैं, एक सोयाबीन मील है और एक क्या है जी कॉर्न मील है। एक जो सोयाबीन वाला मील है उसमें 16% प्रोटीन है, जो कॉर्न मील है उसमें 9% प्रोटीन है। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों को यूज़ करके एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाह रहा है जिसमें जो टोटल है वो ना 12% क्या है प्रोटीन होना चाहिए, यानी 12% वो प्रोटीन लेना चाह रहा है। एक नया मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं इन दोनों को यूज़ करके, जिसका जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 350 LB यूनिट है इसका, ठीक है। मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर 350 मिक्सचर बनाना चाह रहा है जिसमें 12% प्रोटीन हो, यानी इस वाले मिक्सचर और इस वाले मिक्सचर इन दोनों को x + y को मिलाकर 350 बनाना चाह रहा है। अब हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड। अब कह रहा है कि इसमें से कितने पाउंड में लूँ और इसमें से मैं कितने पाउंड लूँ कि ये टोटल मेरा 350 LB पाउंड का यूनिट होता है, ठीक है। कि 350 बन जाए और उसमें ना तो 16 हो ना तो 9 हो बल्कि 12% प्रोटीन हो। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन है। बेशक ये फिगर आप साथ बनाना चाहते हैं तो बना लें। तो हम चलिए पहले इसको इधर स्टेटमेंट को देखें। नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील जो है ना उसको हमने लेट किया x, ये देखिए हमने x किया, और कॉर्न मील को हमने क्या कह दिया, y कह दिया। टोटल वेट जो है वो देखें क्या है 350, इसलिए इन दोनों को ऐड करने से 350 बनेगा, मतलब दोनों को मिक्स करेंगे, नॉट 100% लेकिन कुछ ना कुछ इधर से कुछ उधर से लेकर बनाएंगे। कुछ पार्ट इधर से लेंगे कुछ पार्ट इधर से लेंगे ताकि ये बन जाए। तो ये हमारे पास 350 आ गया। अब डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है जिसमें 350 LB और 12% प्रोटीन, यानी ये डिजायर्ड है। तो इसमें हमारे पास यानी कि 16% जो सोयाबीन को ले रहा है और 9% जो है यानी सोयाबीन को भी ले रहा है और कॉर्न को भी ले रहा है, यानी 16% वाले में से भी कुछ ले रहा है, 9% वाले भी, और टोटल 12% बनाना चाह रहा है आप 350। अब देखें 16% जिस नंबर के साथ होते हैं उसके नीचे 100 लगता है, एक्स ऐसे प्लस 9 के साथ परसेंटेज का साइन है इसलिए 9 को 100 से डिवाइड करेंगे, वाई ऐसे 12 के साथ परसेंटेज का साइन है नीचे 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथमेटिक्स की ज़बान में 35 350 ऐसे आ जाएगा। बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करो 100 इधर भी, तो 100 सारा जो है इनके नीचे से कट जाएगा। 16x 9y और 12 मल्टीप्लाई बाय 350, 16x + 9y 12 को 35 यानी 350 से मल्टीप्लाई करें 4200 आ जाएगा। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब जो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं इनको हम फ्रॉम 1 हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो x = 350 माइनस y, जी इक्वेशन हमारे पास आ गई है जी थर्ड, और हम क्या करेंगे पुट इन 2 कर देंगे, पुट इन 2। अब क्योंकि उसने मेथड यूज नहीं किया कोई भी किस मेथड से करना है तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास देखें क्या आ जाएगा जी 16, आगे क्या है जी x है, इस x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 350 माइनस y और प्लस 9y इज इक्वल टू 4200। सही है। अब हम क्या करते हैं कि जी 16 को मल्टीप्लाई करें किससे जी अच्छा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैंने मैंने ये किया कि मैंने जो है ना y पहले मैंने x को इधर ही रहने दिया था, y उधर ले गया था, अब मैंने y को इधर रहने दिया, x को इधर ले गया। तो देखें y इधर ही है, ये जो x है इधर जाकर माइनस x हो जाएगा, 350 से माइनस हो जाएगा, और इसको मैंने पुट करना है 2 में। इसलिए किया क्योंकि ये 9 है ना, तो ये 9 जब 350 से मल्टीप्लाई होगा तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन ज़रा ईजी हो जाएगी। उस
इधर वैल्यू पुट करें तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास 16x आ जाएगा प्लस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करा लें जी 3150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 3150। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी 4200। अब हमारे पास 16 में से 9 गए तो पीछे हमारे पास 7x बच जाएगा और ये जो 4200 है ये 3150 उधर जाकर माइनस कर दो तो 7x इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो जी 1050 आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। अब x को इधर ही रहने दें 1050, ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड करा दें तो x इज इक्वल टू जी 1050 डिवाइड बाय क्या करें जी 7, 7 1 सर 7, 3 7 5 सर 35, 0 आ गया नीचे नीचे इधर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 150। x की वैल्यू 150 आ गई। इसे पुट इन 3 कर लें, थर्ड इक्वेशन में आपने इसे पुट कर देना है तो y इज इक्वल टू 350 माइनस 150 तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 200। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है और लास्ट में अपने पास इनको स्टेटमेंट बना के लिख देना है। तो हम आपने लिख देना टू अचीव 350 LB मिक्सचर विद 12% प्रोटीन कि अगर आप 350 जो मिक्सचर चाहते हो 12% प्रोटीन के साथ तो फिर आपको 150 पाउंड ऑफ सोयाबीन एंड 200 ऑफ कॉर्न मील विल बी रिक्वायर्ड। तो इतना आपको 150 आपको चाहिए होगा सोयाबीन, इसमें से आपको यानी कि 150 पाउंड चाहिए होगा, 150 पाउंड चाहिए होगा और इसमें से आपको 200 पाउंड चाहिए होंगे तो तब जाकर आपका ये वाली चीज़ बनेगी। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया जी कंप्लीट। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत आसान है। वो कहते हैं कि एक लॉट है जिसका पेरीमीटर जो है ना 190 मीटर है, तो जो उसकी विड्थ है वो 1/4 ऑफ लेंथ है, यानी जो विड्थ है वो 1/4 ऑफ लेंथ है। तो बताएं कि वो जो लॉट है उसकी डायमेंशंस क्या हैं। हमने क्या कह दिया कि जो लेंथ ऑफ लॉट को लेट किया x और विड्थ ऑफ लॉट को हमने कह दिया y। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है। तो इसी तरह लेंथ की जगह आपने लेंथ की वैल्यू पुट कर देनी है, विड्थ की जगह आपने विड्थ की वैल्यू पुट कर देनी है और आगे जो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर जो उसने दिया हुआ है वो पुट कर देना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब जो दूसरी उसने कंडीशन लगाई तो उसने कहा था जो विड्थ है वो 1/4 ऑफ लेंथ है, तो विड्थ को हमने क्या कहा हुआ है y, तो अपने y कह देना है, 1/4 ऐसी लेंथ को हमने x कहा है x कह देना है। तो अब देखें x कह दिया, अब ये जो 4 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू x आ जाएगा। इस x को अब इक्वल के इधर लेके आओगे तो -x + 4 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 आ जाएगी, इक्वेशन बन गई 2। अगेन उसने मेथड कहीं का जिक्र नहीं किया तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलें इसको दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। अब हमारे पास ये है कि सब्ट्रैक्ट कर दें कि ऐड कर दें 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2। अब ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, इधर प्लस है इधर माइनस है, साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो इसलिए ये ऐड होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 आ गया और -x प्लस 4y और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। तो इसमें क्या हो गया प्लस x माइनस x से कट जाएगा, यहाँ 5y और दूसरी तरफ 95 आ जाएगा। y को इधर ही रहने दें, 95 के साथ ये जो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर दें, 5 1 ज़र 5 और 5 9 ज़र 45। यानी अगर 95 को 5 के साथ डिवाइड कराएं तो आपके पास जो है ना 19 आ जाता है, सही है, 45 हो जाएगा, 5 9 ज़र 45, सही है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 19 आ जाती है। अब इसे क्या करें कि पुट इन 1 कर दें, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसको रेज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पुट इन 1, पुट इन 1। अब इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर देते हैं। ये देखिए जी x है और y की जगह क्या करें जी 19 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 95 में से 19 को माइनस करें तो साइड पे हम 95 में से 19 माइनस करा लेते हैं। 8 15 में से 9 गया 6, तो 8 में से 1 गया तो 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ लॉट जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशंस क्या आ जाएंगे ऑफ लॉट, क्या आ जाएगा, जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास किससे रिप्रेजेंट की हो x से, तो वो हमारे पास यानी कि 76 मीटर आ जाएगी। और जो विड्थ है
वो हमारे पास कितनी, हमारे पास वाई है, विड्थ को हमने क्या कहा है, वो वाई कहा हुआ है, तो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 19 मीटर। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू देखो, लेंथ है तो लेंथ हमारे पास कितनी आई थी 76, वो लिख दिया, और जो विड्थ है उसको हमने वाई कहा हुआ है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 19 है, 19। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन जो है ना, उसमें अगर आप वैल्यू पुट करें ना, यहाँ पे 76 रखे ना, उसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 19 आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड आ गया, ये यानी कि हमारे पास फर्स्ट मेथड था। ठीक है, इधर लिख लेते हैं जी फर्स्ट मेथड। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड मेथड, जो कि हम क्रैमर का रूल यूज करेंगे। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल, सही है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को, यानी इसकी वैल्यू यहाँ क्या है जी, a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है, और दूसरी में क्या है -1 है, तो -1 लिख दो। y की वैल्यू देखो जी क्या है 1 है, और इधर y की वैल्यू 4 है, वो लिख दो। और जो आपके पास x है वो x और y वाला आ जाएगा, और जो b है वो हमारे पास क्या है जी 95 और 0 है, तो 95 और 0 लिखते हैं। सही। अब पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ। माइनस इसलिए, माइनस था तो इधर भी माइनस था, तो इसलिए ब्रैकेट लगाए। 4 1 ज़र 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़र 1, तो जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 5 आ गया। ax फाइंड करना है। ax तो आपको बताया हुआ है कि जब आप ax फाइंड करते हो तो जो b की वैल्यू है वो कॉलम 1 में पुट करनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 95 आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना हमने एक मैं स्टेप छोड़ दिया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 -1 और 4। सही है, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है कि ये स्ट्रेट लाइन लगती है ना दोनों साइड पे, ये मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था, तो चलो इधर लिख दिया। तो अब नीचे 0 आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 95 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, तो 4 5 ज़ा 22 कैरी चले जाएंगे। 4 9 ज़ा 36, 37 और 38, 380 आ जाएगा, और -0, तो हमारे पास जो ax है वो हमारे पास, बल्कि इससे अगले स्टेप में लिख लेते हैं। सही है जी, तो जो ax है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 380 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ay फाइंड करना है। तो ay में हमने क्या करना होता है कि जो b की वैल्यू है वो कॉलम 2 में पुट करनी होती है, तो कॉलम 1 सेम आ जाएगा 95, और क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। तो अब 1 को मल्टीप्लाई कराना है 0, और -1 को मल्टीप्लाई करा दो 95 से, तो 0 1 ज़र 0, -1 प्लस, तो 95 आ जाएगा। सही है, तो ay जो है वो हमारे पास 95 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ax अवर a का डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू ay अवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 380, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू ay की वैल्यू 95 है, और नीचे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या है 5 है। अब देखें जी 380 को अगर आप डिवाइड कराते हो किससे 5 से, तो 5 7 ज़र 35 आ जाएगा। सही है, तो पीछे 3 ऊपर 0 5 6 ज़र कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी हमारे पास 76 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें तो y की वैल्यू हमारे पास 19 आ जाएगी। तो ये देखें y की वैल्यू 19, y की वैल्यू 19, x की वैल्यू 76, x की वैल्यू 76। तो ये दोनों मेथड से जिससे आपका दिल करता है कर लें, और लास्ट में आपने उधर भी यही वाली लिख देनी है। जो भी मेथड से करेंगे लास्ट में ये 3 लाइनें लाजमी लिखनी। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।